नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ये क्लास होती है हमारी रोज सुबह 9 बजे शाम को हमारी कौन सी होती है, स्ट्रेटेजी की। तो ये शुरू करते हैं। 9 AM पर ये क्लास होती है और हिंदी की टॉपिक वाइज क्लास होती है। हमारा टॉपिक क्या चला हुआ है? हमारा टॉपिक चला हुआ है वर्णमाला। क्या कर रहे हैं हम? वर्णमाला। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वर्ण के प्रकार की। वर्णमाला और वर्ण के कितने प्रकार है भाई? वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला। और वर्णों के प्रकार कितने हैं? 2, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन हमने बात की थी स्वर के बारे में और हमने स्वर को बहुत अच्छे से क्लियर किया था, लेकिन फिर भी हमारा रह गया है क्या कि स्वर, टोटल स्वर कितने हैं, कुल स्वर है कितने, कौन कौन से हैं, आज सब कुछ क्लियर कराऊंगा। आज हम बात करेंगे व्यंजन की और व्यंजन में ही हम देखेंगे स्वर, क्योंकि व्यंजन को मैं बताऊंगा कुल व्यंजन कितने हैं और कुल वर्ण कितने हैं। तो आज हम बात करेंगे आपके सामने कि ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? हमारा टॉपिक होगा व्यंजन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके परिवार स्वाध्याय श्री में। चलिए शुरू करते हैं हम व्यंजन के बारे में। देखिए, मैंने आपको बताया था कि स्वर क्या होता है। व्यंजन, स्वर वह ध्वनि होती है जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है। कैसा होता है? जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, अर्थात जिनके उच्चारण में हमें किसी अन्य की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती। उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं। जैसे मैंने बताया था कि स्वर है आपका ए, आ, ये स्वर है। इनके उच्चारण में हमें किसी की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इनके विपरीत अगर मैं बात करूं तो जो व्यंजन ध्वनि होती है उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता। व्यंजन का मूल पूर्ण उच्चारण करने के लिए हमें किसकी सहायता लेने की आवश्यकता होती है? स्वर की। तो चलिए लिखिए आप लोग। ठीक है, व्यंजन बनाया ना आपने हेडिंग, और लिखिए व्यंजन का उच्चारण। लिखिए व्यंजन का उच्चारण। व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता। रूप से नहीं होता। व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता। इनका उच्चारण करने के लिए इनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है। हमें स्वर की आवश्यकता होती है। अब आप कहोगे स्वर क्या होता है? तो जो भी दोस्त नया है वो इससे पहली क्लास को ले, प्लेलिस्ट में जाकर आपको पता चल जाएगा स्वर क्या होता है। ठीक है, और अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं थोड़ा आराम से पढ़ाऊंगा, जल्दबाजी नहीं करना चाहता, मैं धीरे धीरे पढ़ाना चाहता हूं ताकि आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है ना, आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो सके, इसलिए मैं जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करूंगा। एक क्लास एक्स्ट्रा लग जाएगी, कोई बात नहीं। चलिए, व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता और व्यंजन जो ध्वनि होती है इनका उच्चारण करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? स्वर की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? स्वर की आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी होती है। स्वर की सहायता लेनी होती है। ठीक है ना, प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण, प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण ए के साथ किया जाता है। ए के साथ होता है, या कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण ए के बिना नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यंजन में ए होता है। कैसे? अभी समझ लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, अभी समझ लेते हैं कि कैसे प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में ए का स्थान होता है। अभी समझ लेते हैं हम कैसे होता है। जैसे अगर मैं लिखता हूं कै,
तो क्या मैंने कै का उच्चारण कर दिया? बिल्कुल, मैंने कै का उच्चारण कर दिया आपके सामने, कै। और एक कै हो गया ये वाला कै। अब मुझे बताइए दोनों में क्या अंतर है? अंतर है दोनों में हलंत का। इस कै में हलंत लगा हुआ है और इस कै में हलंत नहीं लगा हुआ। हलंत डिसाइड करता है कि कै अर्ध रूप में है, अपने पूर्ण रूप में नहीं है। और डेफिनेशन कहती है किसी भी व्यंजन का पूर्ण उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है। कैसा? पूर्ण उच्चारण करने के लिए। अगर मैं कहूं ये कै पूर्ण नहीं है, अर्ध है, अपने आधे रूप में है। जैसे ही हम किसी भी वर्ण के नीचे ए लगाते, हलंत लगाते हैं, तो वो क्या हो जाता है? अपने अर्ध रूप में चला जाता है और इसका मतलब है वो स्वर रहित है। देखिए, अब इस कै की बात कर लेते हैं। मैंने कहा है प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण कै के बिना पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। कैसे? इसमें है कै प्लस ए। हो गया? कै के साथ जैसे ही मैंने हलंत दिया, इसके साथ से ए निकल के साइड में आ गया। और जैसे ही मैं इसका पूर्ण उच्चारण दोबारा से करना चाहूंगा तो ये हो जाएगा सिर्फ कै। और कै ए एकमात्र ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, अर्थात वह अमात्रिक स्वर है। यही कहना चाह रहा था ना मैं, पहले भी मैंने ये बताया था कि एकमात्र स्वर होता है ए, जो आपका अमात्रिक होता है। अब बात कर लेते हैं ख के बारे में। ठीक है, ख का अगर मैं करना चाहूं तो ख को देखिए, आपका ख हलंत लगाया प्लस ख प्लस ए। पूर्ण उच्चारण दोबारा से करूंगा तो क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। बिल्कुल, किसी का भी कर सकते हो। गै का कर लीजिए, गै। गै की अगर बात करता हूं मैंने यहां गै का पूर्ण उच्चारण किया है। यहां से मैंने गै को क्या किया? इसे तोड़ा मैंने, ये तोड़ा मैंने आपका गै। गै का जैसे ही मैंने वर्ण विच्छेद किया तो ये हो गया गै प्लस ए। हलंत लग गया नीचे, और अगर पूर्ण करना चाहूं दोबारा से तो ये क्या हो गया? पूर्ण हो गया। देखिए, मैंने पूर्ण से अर्ध किया और अर्ध से फिर पूर्ण करने के लिए मैंने ए को उसमें जोड़ दिया है। आया समझ में कि किसी भी वर्ण का उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? हमें स्वर की आवश्यकता होती है। ठीक है ना? इस बात में कोई भी शक आप लोगों को नहीं होना चाहिए। आ गया ना समझ में? ठीक है, आपके वर्ण कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं, हम लोग ये बात समझने की थोड़ी कोशिश कर लेते हैं। ठीक है ना, कि स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। तो समझिए, अब अगर आप लोग कहो मैं इसे रफ कर देता हूं, नहीं रफ नहीं करता हूं, नेक्स्ट पेज लेते, कोई बात नहीं, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस। ठीक है, अब हम शुरू कर लेते हैं अपना टॉपिक जो हमारा चला भी हुआ है। शुरू क्या करना, चला हुआ है हमारा टॉपिक। देखिए, वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं। कितने होते हैं वर्णमाला में कुल वर्ण? 52 होते हैं, जिसमें आपके 11 स्वर होते हैं। कुछ बोलेंगे सर 13 होते हैं, गलत बता रहे हो। पहले 13 माने जाते हैं, लेकिन वर्तमान में कितने माने जाते हैं? 11। जो अपनी अब की वर्णमाला है 11 माने जाएंगे। मैं पहले बता रहा हूं, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा 11 या 13 तो 11 पे क्लिक करना, 11 आंसर होगा राइट। गलत हो जाएगा कोई जिम्मेदारी नहीं, 13 होते ही गलत हो जाएगा, 11 करना। अब 11 कौन कौन से होते हैं लिख लीजिए। ए, आ, ई, ए, ओ, री, ए, आई, ओ और औ। अब ये मत कह देना कि सर वर्ण भी लिख के दिखाना, बिल्कुल नहीं लिखूंगा, क्योंकि व्यंजन का टॉपिक चला हुआ है, सब कुछ डिटेल में लिखूंगा, एकदम से अभी नहीं लिखूंगा। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने हो गए? कुल कितने हो गए? कुल हो जाते हैं कितने? 11। व्यंजन की बात कर लेते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। कितने हो गए? 33। ठीक है, कितने हो गए? 33 व्यंजन हो जाते हैं। 33 और 11 कितने हो गए? यहां पे मैं एक साइड में से लिख देता हूं, 33 और 11 कितने हो गए? हो गए आपके 44। कितने? 44। और देख लीजिए, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त। देखिए, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था,
संयुक्त। मैंने आपको बताया था कै के नीचे हलंत आ गया। यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा है से आई ये उ कै और आधा कै और तय। इसका मतलब है कै जो है वो हलंत के साथ था ऐसे, हमने हलंत को हटाया और कै को आधा लिख दिया ऐसे, जो मैंने आपको अभी बताया था। यहीं पे क्लियर हो गया संयुक्त में, संयुक्त में यहीं पे क्लियर हो जाता है ये, ठीक है ना। अब देख लीजिए आप लोग, हो गया ना क्लियर यहीं पे। संयुक्त, संयुक्त, संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? अक्षय, त्रय, अज्ञय और श्रेय। ये कितने हो गए आपके? 4 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 4 आपके संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम, क्या हुआ, 4 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 48 हो जाएंगे, 48। इसका मतलब हमें 4 और चाहिए, 4 हमें और भी चाहिए, ठीक है। अगर बात करते हैं नंबर 4 पर, टॉपिक बना रहा हूं मैं नंबर 4 पे आपके द्विगुण। क्या? द्विगुण। इन्हें उत्क्षिप्त भी बोलते हैं, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन। कितने होते हैं आपके? डे और ढे। कितने? डे और ढे, ठीक है। नीचे नुक्ता लगा हुआ है, यहां पे मैंने नुक्ता लगा दिया है, बिंदु सा मैंने लगा दिया है, ठीक है। डे और ढे। और लिख लीजिए, 2 जुड़े तो कितने हो गए? 50 हो गए पूरे। कितने? 50। हमें चाहिए कितने? 2 और चाहिए। अब वे 2 कौन से होते हैं? एक होता है अनुस्वार और एक होता है विसर्ग। कौन सा? अनुस्वार और विसर्ग। नेक्स्ट कर देता हूं मैं, समझ में आ जाएगा। दिखाई दे रहा है अनुस्वार, अनुस्वार, अंग और विसर्ग। क्या होगा? एक होगा आपका अनुस्वार और एक हो जाएगा आपका विसर्ग। क्या हो जाएगा? विसर्ग। मुझे पता है अंक की बिंदु दिखाई नहीं देती, देखिए ये अंग है, अंग, और ये क्या है? ये अंग है ये भी, लेकिन ये चंद्र बिंदु और ये अंक की बिंदी है। आया समझ में? अब उनकी समझ में, अब वे लोग समझिए जिन्हें समझने में दिक्कत हो रही थी, जो सोच रहे थे कि सर ने गलत बताया है, अब वो लोग समझिए, ठीक है। अब उनके समझने का टाइम आ गया है। वो कह रहे थे कि 13 है और मैं कह रहा था कि नहीं 13 नहीं 11 है। क्या है? 11 है। ये कह रहा था ना मैं कि नहीं 11 है, और आप लोग कह रहे थे कि नहीं 13 है। ये 13 कौन से बता रहे थे वो लोग? ये देख लीजिए, ए आ ई उ ऊ री ए ओ औ, और अंग और ए, इसलिए यहां पर 13 कर रहे थे। लेकिन स्वर 13 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, 2 द्विगुण होते हैं और 2, एक होता है आपका अनुस्वार और एक होता है विसर्ग। इसलिए इन्हें ना स्वर में काउंट किया जाता और ना ही इन्हें विसर्ग में, ना तो इन्हें स्वर में और ना ही व्यंजन में। लेकिन ये दोनों स्वर और व्यंजन दोनों की भांति कार्य करते हैं, इसलिए इसे स्वर में रख दिया जाता है। ज्यादा ये स्वर की भांति ही कार्य करते हैं, इसलिए इसे वर्णमाला जब लिखा जाता है तो अंग और ए वहीं पे शामिल कर दिया जाता है, इसलिए हमें 13 लगते हैं। लेकिन कितने हैं? 11 है। ये 2 जो है ये व्यंजन में आएंगे, ठीक है, अंग और ए। ये क्या है आपका? मैं इसी कोष्ठ में विसर्ग बना देता हूं, क्या? विसर्ग। और ये आपका अंग हो गया और ये आपका ए हो गया। अंग, अंग की बिंदी के साथ और ये विसर्ग के साथ, ये आपका ए हो गया। इसे विसर्ग भी बोलते हैं। शायद विसर्ग इसके अंदर दिखाई नहीं, अब दिखाई दे रहा है विसर्ग, ठीक है, अब दिखाई दे रहे हैं। तो आया समझ में कितने होते हैं? अब शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। टॉपिक तो बहुत देर से शुरू हो गया है, टॉपिक ही चल रहा है, व्यंजन के बारे में ही चला हुआ है। तो कुल व्यंजन कितने हो गए आपके? 2 वहां पे हो गए, तो 50 + 2 कितने हो गए? हो गए 52। हो गए भाई 52, हो गए ना। चलिए अब नोट करिए और अच्छे से लिखिए। हाँ चलिए भाई नोट करिए दोस्तों और अच्छे से लिख लीजिए। अच्छे से क्यों कह रहा हूं मैं लिखने के लिए? लिखिए, उच्चारण के आधार पर व्यंजन। क्या? उच्चारण के आधार पर व्यंजन। लिखिए, उच्चारण के आधार पर व्यंजन। उच्चारण के आधार पर व्यंजन कौन से होते हैं? नंबर 1 पर लिखिए आपका स्पर्श व्यंजन। क्या? स्पर्श व्यंजन। कै से लेकर मैं तक होते हैं कितने? 25 स्पर्श व्यंजन। कितने होते हैं? 25 होते हैं। कहां से कहां तक? कै से लेकर मैं तक। कै से लेकर, कै से
अगर से लगा दूंगा तो आप से को भी जोड़ दोगे, कैसे मैं तक। अब ठीक है ना, कैसे मैं तक कितने होते हैं, 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। नंबर 2 पर लिखिए अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। लिखवा दूंगा कौन कौन से होते हैं, क्योंकि ये फुल डिटेल में चलेगा दोस्तों। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ये सब कुछ डिटेल में चलेगा, लेकिन आपको लिखवाना भी जरूरी है, इसलिए मैं आपको लिखवा भी रहा हूं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कितने, कैसे लेकर मैं तक 25 होते हुए 33 बताया था ना मैंने व्यंजन, 33। अब देखिए कौन से 33 होते हैं, 25 और 4 कितने हो गए आपके, 25 और 4 29 हो गए ना। अब बचे 4 उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन कितने होते हैं, 4। कुल कितने हो गए, 33। ये थे वो आपके कुल व्यंजन 33, जो इतनी दिक्कत कर रहे थे भाई 33 कहां से आया। कुछ सोच रहे होंगे कि 33 आया कहां से, जो हमें पता ही नहीं चला। 33 यहां से आया था, ये थे वो स्पर्श व्यंजन थे उसमें, कैसे लेकर मैं तक। अंतस्थ व्यंजन थे 4 उसमें, और उष्ण व्यंजन भी थे 4 उसमें। कितने हो गए आपके, 33। अब लेखन के आधार पर देख लेते हैं टोटल कितने होते हैं। ये तो उच्चारण के आधार पर हो गए, लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर कैसे भाई, 33 तो ये रहेंगे पूरे 33। 4 इसमें कौन से होते हैं, 4 होते हैं आपके कौन से, संयुक्त व्यंजन। लिख लीजिए यहां पे संयुक्त, संयुक्त व्यंजन 4 हो गए आपके संयुक्त व्यंजन, प्लस 2 और कर लीजिए, कौन से 2 हो जाते हैं आपके कौन से, डे और ढे द्विगुण व्यंजन। 2 हो जाते हैं आपके द्विगुण या उत्क्षिप्त, द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त भी इसे लिख सकते हैं। ठीक है, हो गए ना, कितने हो गए आपके, 2 आपके उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, और 2 और होते हैं इसमें, कौन से होते हैं, 2 आपके और होते हैं, कौन से होते हैं, 2 सोच लीजिए। एक आपका अनुस्वार और एक आपका विसर्ग। लिख लीजिए, एक अनुस्वार, अनुस्वार और एक आपका विसर्ग। आ गया समझ में। तो कितने हो गए ये, 33, 34, 35 और 4 39, और ये 2 हो गए ना आपके। अब देखिए आप लोग, तो आप लोग एक बात को समझिए, हमने पूरे कितने कर लिए आपके, हमने पूरे आपके पूरे व्यंजन लेखन के आधार पर भी हमने देख लिए कितने हो जाते हैं। हमने लेखन के आधार पर भी हमने देख लिए, और हमने देख लिए आपके उच्चारण के आधार पर भी, उच्चारण के आधार पर भी हमने देख लिए। कुल स्वर कितने थे, 11। 33 आपके ये हो जाते हैं, 33 और 4 37 होते हैं, बोल भी दो यार, और 2 39, और 40 और 41। अब जोड़ दीजिए सारों को, 41। कितने हो गए, 2 और 5 कितने हो गए, 52। कितने हो गए, ये हो जाते हैं आपके 52। यहां तक आपके 33 और इन्हें मिला के कितने हो गए, 41, और 11 हमारे स्वर थे, और ये क्या हो गए, 52। तो आया समझ में, ये 52 का जो आंकड़ा है ये कैसे चलता है, कैसे हम डिसाइड करते हैं क्या होता है। ठीक है ना, ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं आपका, अब हम समझने की कोशिश करते हैं आपका कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, उष्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अब इनको डिटेल में हम समझते हैं। ठीक है, अब हम डिटेल में समझते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं और डिटेल में अब समझने की कोशिश करते हैं। आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा अच्छे से, उम्मीद तो मैं यही करूंगा। किसी को दिक्कत होगी तो वो मुझे कमेंट कर देगा, मैं उसे दोबारा से भी समझाने की हिम्मत रखता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या, अब हम बात करेंगे आपका, ठीक है, अब व्यंजन के प्रकार। हमने सब कुछ देख लिया, आपके कितने हो गए, कैसे हुआ। अब हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन, क्या व्यंजन के प्रकार को अब समझते हैं हम। लिखिए व्यंजन के प्रकार। ठीक है, नंबर 1 पर लिखिए स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। कैसे मैं तक, से तो बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। से लगाने का मतलब है कि आप इसे समझ लोगे कि कहीं ना कहीं से का भी प्रयोग कर दिया है। कितने, कैसे मैं तक, आ गया कैसे मैं तक। ठीक है, 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन ही इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब इनका उच्चारण किया जाता है तो जीभ हमारे मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करके निकलती है। क्या करती है, स्पर्श करके निकलती है।
ठीक है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, औष्ठ किसी ना किसी भाग को स्पर्श करके निकलती है तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजन का उच्चारण करते समय, इन व्यंजन या वर्ण का उच्चारण करते समय जीभ हमारे मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करके निकलती है, या स्पर्श करती है। क्या करती है? आपकी स्पर्श करती है। स्पर्श करती है। स्पर्श व्यंजन, इन व्यंजन को उच्चारण करते समय हमारी जीभ हमारे मुख के किसी न किसी भाग को, आपके कंठ को, तालव्य को, मूर्धन्य को, ओष्ठ को स्पर्श करती है। इन्हें स्पर्श व्यंजन करती है। तो इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहती है? स्पर्श व्यंजन। इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब समझ में आया कि स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? ठीक है ना? स्पर्श व्यंजन कहने का कारण आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्पर्श व्यंजन। हम देख ले कैसे लेकर मैं तक कितने होते हैं? 25 होते हैं। अब हम देखते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन को। क्या देखते हैं? अंतस्थ व्यंजन को हम लोग समझने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, लिखिए अंतस्थ व्यंजन नंबर 2 पर। अंतस्थ व्यंजन। दोस्तों मैं ये बिंदु लगा देता हूं, जो ये दिखाई दे रहे होंगे शायद आपको, ये दिखाई नहीं देते हैं, छोटे होने के कारण ये दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने? 4। कौन कौन से होते हैं? ये, रे, ले और वे। देखिए कितने हो गए? 4। इन्हें अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं? ऐसा कुछ तो कारण होगा जो इन व्यंजन को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। ठीक है, वे सभी वर्ण जिनका उच्चारण जीभ, दांत, तालु, होठों के परस्पर सटने से होता है, लेकिन ये कहीं भी पूरी तरह से स्पर्श नहीं होते। अंतस्थ व्यंजन के उच्चारण में जीवा मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब लिखिए डेफिनेशन। आया समझ में? कितने होते हैं? 4। डेफिनेशन अब तो समझ में आ गया होगा। अब तो इतनी भयंकर डेफिनेशन बता दी है कि वे सभी वर्ण जिनका उच्चारण जीभ, दांत, तालु, होठ के परस्पर सटने से होता है। लिखिए वे व्यंजन जिनका उच्चारण जीभ, दांत, तालु, क्या हो गया? जीभ, दांत, तालु, होठों के परस्पर सटने से। क्या होता है? होठों के परस्पर सटने से होता है। लेकिन शब्द जब भी आ जाता है तो बहुत खतरनाक हो जाता है। ठीक है ना? लेकिन ये कहीं भी पूरी तरह से स्पर्श नहीं होते। लेकिन ये कहीं भी पूरी तरह से, क्या? पूरी तरह से
पूरी तरह से स्पर्श नहीं होते, अगर मैं चाहूं तो आपको ऐसे ही पढ़ा के निकल जाता, पूरी तरह से स्पर्श नहीं होते, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं एक दिन एक्स्ट्रा क्लास लग जाएगी, कोई बात नहीं, आपको डिटेल में होगा, आपकी अच्छी समझ में आएगा। बस ये है मेन मोटिव, थोड़ा टाइम लग जाता है, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं। अगर आपको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं तो सॉरी बोल देता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं गलत कर रहा हूं यार, क्योंकि पढ़ा रहा हूं और पढ़ाना गलत नहीं होता, और डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, इतने अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए ये आप तय करोगे अच्छा है बुरा तो, लेकिन मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ। तो इसलिए देखिए मैंने क्या कहा है कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण जीभ, दांत, तालु, होठों के परस्पर सटने से होता है, लेकिन वे कहीं भी पूरी तरह से स्पर्श नहीं होते। अंतस्थ व्यंजन में जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती। लिख लीजिए, अंतस्थ व्यंजन के उच्चारण में, अंतस्थ व्यंजन के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भी भाग को, पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती, पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती। ऐसा में जैसे देख लीजिए, ये, रे, ले, वे, ये हमारी जीभ तालु की तरफ निकल जाती है, ये, रे यहां पे जाती है मूर्धन्य की तरफ, रे, ये, ले, ठीक है, वे होठ का उच्चारण हुआ है वे में, लेकिन कहीं भी होठ पूरी तरह से नहीं मिले, वे कितनी जल्दी से निकल जाते, वे, ले, रे, ये। मैंने कहा है कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारे जीभ, दांत, तालु, होठों के परस्पर सटने से होता है, परस्पर सटे तो, लेकिन ये कहीं भी पूरी तरह से नहीं मिलते, पूरी तरह से स्पर्श नहीं करते एक दूसरे को, ठीक है ना। इन व्यंजन के उच्चारण में, इन अंतस्थ व्यंजन के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भी भाग को पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती तो है, स्पर्श करके निकल जाती है। क्या करती है? स्पर्श करके निकल जाती है। इन व्यंजन के उच्चारण में मुंह क्रम से जीभ, तालु और इन व्यंजन, अगर मैं छोटी सी डेफिनेशन में आपको बताऊं कि इन व्यंजन के उच्चारण में जीभ, दांत, तालु, इन सभी का जो मिलन होता है वो परस्पर कम होता है। क्या होता है? अल्प होता है या कम होता है। इसलिए इन्हें आपका क्या कहते हैं? इन्हें आपका अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। और दूसरी बात, इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। अर्ध स्वर, क्योंकि ये स्वर और व्यंजन दोनों की तरह कार्य करते हैं। क्या करते हैं? दोनों की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन हो गया। अब देखते हैं आपका उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन आ गया समझ में आपके अंतस्थ व्यंजन। अब हम देख लेते हैं उष्ण व्यंजन। नंबर 3 पर लिखिए आपका उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन, ठीक है। 28 हो गई यार। चलिए, उष्ण व्यंजन कितने होते हैं? ये भी कुल 4 होते हैं। 4 होते हैं। कौन कौन से उष्ण होते हैं? श, से और है। टाइम नहीं है इसलिए मैं एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि खत्म हो गया टाइम। 29 मिनट हो गए यार। 30 मिनट हमें मिलती है। आप लोगों ने 30 ही मिनट दी हुई है, तो 30 मिनट में करना होता है जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर सके अच्छे से अच्छा करने की। अब देखिए, उष्ण व्यंजन 4 होते हैं। श, से और है। कल करेंगे इससे आगे। कल देखेंगे क्या होगा, कैसे होते हैं, कैसे क्या मतलब होता है, क्या होता है। एक क्लास एक्स्ट्रा हो जाएगी इसमें, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको अच्छा समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों, सुबह 6 बजे करंट अफेयर क्लास होती है मैडम की। देखिए, डेली आना है, डेली क्लास लेनी है। मैडम स्टैटिक जीके के साथ करंट अफेयर कराती है। लगभग 90 क्वेश्चन कराती है मैडम। कितने? 90। बहुत हो जाते हैं यार। आधे घंटे में 90 क्वेश्चन कराती है मैडम, करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके, और डिटेल के साथ कराती है। सुबह 9 बजे अपनी हिंदी की क्लास होती है, विद डिटेल चली हुई है। कोई जवाब नहीं है, आप लोग जानते हो। बस शेयर करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और शाम को 5 बजे स्टैटिक जीके होती है। एक बार आइए क्लास में और देखिए क्लास को। अगर मज़ा ना आ जाए तो बोलना। एक क्वेश्चन की धज्जियाँ उड़ाई जाती है, धज्जियाँ उड़ाई जाती है। क्वेश्चन की बताया जाता है कि क्वेश्चन क्या होता है, कितनी डिटेल में पढ़ाया जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। और आपका और क्या बचा, और आपका मैडम जल्दी आपकी दूसरी क्लास भी शुरू करने वाली है।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने रखेंगे। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। पीडीएफ चाहिए तो वहां पे आके बता दीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।